नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एयर लॉन्च डिकॉय को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी एक्सप्लोरिंग एक कम लागत वाला एक्सपेंडेबल एयर लॉन्च डिकॉय को तैयार कर रही है, जो कि अपनी फ्लाइट प्रोफाइल में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की नकल करके दुश्मन के एयर स्पेस में अपने सिग्नेचर्स को छोड़ सकता है। और डीआरडीओ इस पूरे प्रोग्राम को देख रहा है। दरअसल डीआरडीओ का ध्यान एक सबसोनिक अनमैन्ड सिस्टम पर है, जिसे प्री प्रोग्राम मिशन के तौर पर दुश्मनों के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस के ऊपर उड़ाया जाएगा, जिससे कि दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को बाध्य होकर इन डिकॉयज को फाइटर जेट समझकर बाहर आना पड़ेगा और ये उन पर हमला करेंगे, ताकि दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को पता चल जाए। इससे भारतीय वायुसेना के जो मैन फाइटर जेट्स है, उनकी कॉम्बैट ऑपरेशन में सर्वाइवलिटी बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी का एक सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन किया है उसके कमांड एंड कंट्रोल क्षमता के साथ। और इस टेस्ट के दौरान भारतीय नौसेना के आईएनएस सुभद्रा के ऑन बोर्ड से तापस यूएवी को कमांड और कंट्रोल किया गया था। और ये यूएवी 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंचा और 40 मिनट तक भारतीय नौसेना के जहाज से इस यूएवी को ऑपरेट किया गया। और करीबन इस यूएवी ने 3.5 घंटे तक उड़ान भरी। और इस टेस्ट के बाद तापस अपनी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक लैंड कर गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F414 इंजन की जो तकनीकी हस्तांतरण है उससे 80% यानी कि 80% तक करेगा, वो भी कुछ क्षेत्रों में। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं कि HAL जो इंजन तैयार करेगा, उन इंजनों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो जनरल इलेक्ट्रिक के पास होंगे। और हर इंजन को बनाने से पहले जनरल इलेक्ट्रिक से प्री अप्रूवल भी लेना होगा, ताकि भारत इन इंजनों का अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ना कर सके। हालांकि दोनों ही देश साथ में मिलकर इस इंजन को एडवांस बनाने में काम करेंगे और इसे भारतीय स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बात कर रहा है, ताकि एक नई कंसोर्टियम को तैयार किया जा सके, जो कि 13 टन के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को बनाने में सहयोग करेंगे, जिसमें कि दोस्तों इन कंसोर्टियम की प्रोडक्शन, सेल, मेंटेनेंस, रिपेयर, फ्यूचर अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी होगी। और HAL का इसमें एक छोटा स्टेक होगा। आपको बता दें कि IMRH की करीबन 400 यूनिटों का ऑर्डर मिल सकता है। HAL के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस नए कंसोर्टियम के ऊपर जो फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी वो 2024 के अंत में होगी और इनका प्रोडक्शन 2028 से शुरू होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को इजिप्ट की यात्रा पर जाएंगे। और आपको मालूम है कि भारत ने इजिप्ट को आकाश न्यू जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार की पेशकश कर रखी है। साथ ही भारत इजिप्ट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा, ताकि इन्हें स्थानीय स्तर पर इजिप्ट में तैयार किया जा सके। वहीं दोस्तों, जो इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उनका कहना है कि वो भारत से 500 किलोमीटर रेंज वाली पर्लेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक भी चाहते हैं और इनका लोकल प्रोडक्शन राइट्स भी इजिप्ट को चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के लिए एक एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार यानी कि ADFCR को तैयार कर रहा है, जिसे कि 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया जा सकता है। साथ ही सारे सब सिस्टम को भी इस वाहन में इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस नए ADFCR की जो रेंज है वो 20 किलोमीटर होगी 0.1 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन के लिए और 8 किलोमीटर होगी 0.1 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन के लिए। और ये जो ADFCR है वो ECM वातावरण में काम करते हुए दुश्मनों के जैमर्स का डेटा मुहैया करा सकता है, जिस डेटा का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक में दुश्मनों के जैमर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये जो ADFCR होगा यानी कि एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, ये UAV, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अचानक से आने वाले जो पॉपिंग टारगेट्स हैं उन्हें ट्रैक कर सकता है। हालांकि इस बारे में कुछ पता नहीं है कि किस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में इस ADFCR को लगाया जाएगा, और ये हो सकता है 100 किलोवाट का हो या हो सकता है कि 30 किलोवाट आदित्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के लिए इसे तैयार किया जा रहा हो। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें ओशनेट के द्वारा जारी की गई हैं, जिससे पता चलता है कि भुज वायुसेना स्टेशन में भारत ने रशियन S-400 सिस्टम को तैनात कर रखा है। हालांकि दोस्तों, ये खुलासा नहीं होना चाहिए। बाकायदा ये खबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। क्योंकि भारत कहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करता है, इट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है, वहां पर देखा गया है कि एक रडार वहां पर तैनात है। साथ ही इन रडारों के निकट पीले तार के नीचे छिपे कई वाहन भी देखे जा सकते हैं, जो हो सकता है कि जनरेटर या फिर
55K कमांड पोस्ट मॉड्यूल की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा जो 2 फोटोज और प्रसारित की गई हैं 40V6 MR मास्ट की, जो S400 सिस्टम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मास्ट लक्ष्य प्राप्ति और ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, अगर ये खबर बिल्कुल सही है और वाकई में इस लोकेशन का पता चल चुका है तो भारत को तुरंत अपनी जगह को बदल देना चाहिए और इनकी लोकेशन को इस तरीके से छिपाना होगा ताकि रडार की पकड़ में भी ना आ पाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। दोस्तों, थिएटर कमांड अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल करने के साथ ही थिएटर कमांड पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। भारत को जमीन के साथ ही समंदर में भी दुश्मन के खिलाफ अब चौकन्ना रहना है और कम खर्च में बेहतर रिजल्ट वाले महाप्लान पर सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच आम सहमति बन गई है। ये प्लान मुख्य रूप से 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का है। वहीं कहा यह जा रहा है कि इनका नेतृत्व 3 स्टार वाले वरिष्ठ अधिकारी जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल करेंगे। ये कमांड उत्तरी सीमा पर चीन, पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और प्रायद्वीप भारत में समुद्र से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी। कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस कमांड के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। वायुसेना की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था। एयर डिफेंस कमांड यानी कि एडीसी पर एयरफोर्स का मानना है कि यह उतना प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर मिशन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तनाव के समय इसे अलग अलग लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही वायुसेना का कहना था कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो काफी सीमित मात्रा में, इसलिए इनको बांटना ठीक नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि 3 थिएटर कमांड बनाई जानी है और ये अगले साल से शुरू हो जाएंगी। और आपने देख लिया होगा कि इसी साल से क्रॉस पोस्टिंग होनी भी शुरू हो गई है और भारत को अपने सैन्य शक्ति को एकजुट और संगठित करने के लिए थिएटर कमांड की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। और एक साथ कमांड बनने पर आधुनिकीकरण का खर्चा भी कम होगा और नई तकनीकों का लाभ तीनों सेनाओं को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन की मिसाइलों के खिलाफ ऑटोमेटेड फायरिंग क्षमताओं को हासिल करने के लिए सभी रडारों को एकीकृत करने के लिए एक मिशन शुरू किया है और ये रणनीतिक पहल भारतीय वायुसेना की आधुनिक युद्ध में आगे रहने और संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और सभी रडारों का एक साथ इंटीग्रेटेड होने का मतलब साफ है कि भारतीय वायुसेना की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, इसके अलावा रिस्पॉन्स क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स का उद्देश्य दुश्मन की मिसाइलों को पता लगाने और उन पर नजर रखने को कारगर बनाना है ताकि भारतीय वायुसेना तेजी से और सटीकता से जवाब दे सके। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑटोमेशन एक क्रूशियल एस्पेक्ट है मॉडर्न वॉरफेयर का, जो कि आने वाले खतरों के लिए तीव्र और मजबूत प्रतिक्रिया प्रदान करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, म्यांमार के द्वारा चीन को बंगाल की खाड़ी में स्थित कोको द्वीप समूह में निगरानी और सर्विलांस स्थापित करने की अनुमति देने पर अब भारत ने गंभीर चिंता जताई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक दोस्तों, कोको द्वीप से चीन ओडिशा में बालासोर टेस्ट रेंज से भारत के मिसाइल लॉन्च के साथ साथ विशाखापत्तनम शहर के दक्षिण में पूर्वी समुद्री तट पर हमारी रणनीतिक संपत्तियों को ट्रैक कर सकता है। आपको बता दें कि साउथ ब्लॉक ने कोको द्वीप समूह का मुद्दा उठाया है और दोस्तों, पहली बारी में म्यांमार के जो सैन्य शासक हैं उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि कोको द्वीप समूह में रनवे के विस्तार, वहाँ पे जो मजबूत शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, निगरानी स्टेशन की जो स्थापना की जा रही है और जो बुनियादी ढांचे बनाए जा रहे हैं, उसमें चीन की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि दोस्तों, म्यांमार सैन्य शासन भी चीन से सावधान है, लेकिन उसके पास चाइना के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने म्यांमार में कुछ अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता भी दी है। भारत ने कहा कि वह म्यांमार के साथ कोको द्वीप समूह के मुद्दे को उठाना जारी रखेगा क्योंकि पीएलए के द्वारा विशाखापत्तनम से मात्र 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में भारत अपने एक नए नौसैनिक अड्डे को तैयार कर रहा है जहां भारतीय परमाणु पनडुब्बियां तैनात रहेंगी और यही एक चिंता का विषय हमारे लिए बना हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप सीसीड रडार प्राइवेट लिमिटेड ने ड्रोन पर लगी अपने सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि सार का सफल परीक्षण किया है। सीसीड रडार प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक तपन मिश्रा ने कहा कि एसएआर ड्रोन को कोलकाता से करीबन 50 किलोमीटर दूर सोनारपुर नामक स्थान पर उड़ाया गया। आपको बता दें कि तपन मिश्रा पहले इसरो में कार्यरत थे और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया और अपने उत्पाद का नाम रखा रैबिट एसएआर क्योंकि इसके एंटीना खरगोश के कानों की तरह लंबे होते हैं। तपन मिश्रा ने कहा कि बैटरी से चलने वाला ड्रोन 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये ड्रोन करीबन अभी 1 घंटे तक उड़ सकता है। एसएआर का जो वजन है वो 14 किलोग्राम है। इसमें 6 एंटीना होंगे जिनमें से 3 ड्रोन के दोनों ओर देख रहे होंगे। साथ उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बिल्कुल नया है। सार को 1 मीटर रेजोल्यूशन के साथ एल बैंड पर डिजाइन किया गया है और इस बैंड की क्षमता भी किसी के पास नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि F-35 के एक टेस्ट पायलट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पायलटों पर उम्र बढ़ने का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि वो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कि वे एक सदी पुराने हैं। और इस तरीके की खुलासा इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। टेस्ट पायलट की बातों से पता चलता है कि F-35 को ऑपरेट करने से पायलटों को एक सीमा के बाद तनाव शुरू हो जाता है, जो कि उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिसमें कि एक हाई जी फोर्स, एक्सट्रीम मैन्यूवर्स और हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में प्रोलॉन्ग एक्सपोजर शामिल है, जिसका लंबे समय तक संपर्क रखने से मानव शरीर पर शारीरिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों F-35 की डिजाइनिंग को लेकर या खामियों को लेकर बात नहीं की जा रही है, बाकायदा इसके फिजिकल टोल के बारे में बातचीत की जा रही है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।